हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का मॉक टेस्ट नंबर 3 इंग्लिश का। ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि सर रैगा में इतना स्पीड चल रहे हो, इंग्लिश में का इतना स्लो चल रहे हो। ठीक है, इंग्लिश को भी लपेट देंगे, टेंशन मत लो। लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले ना एक राय लेना है आपसे। मेरे तरफ से मेरे दिमाग में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा था। देखो, अगर वो चीज़ चाहूँ ना, मैं आपको बेच सकता था पैसे से और आप खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते। ठीक है, बट हर चीज़ बेच देना वो सही नहीं लगता है, और हर चीज़ खरीद लेना ये भी पॉसिबल नहीं होता है लोगों के लिए। तो एक चीज़ है, बट आपका सपोर्ट बना रहे वहाँ पे, वो चीज़ बढ़िया रहेगा। अदरवाइज जो सीरीज़ को बंद कर दूंगा। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें एयरफोर्स की रियल PYQs रहेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आप बोलोगे ये कहाँ से मिला आपको? देखो, मैं हर साल ना एग्जाम्स के रिव्यू कराता हूँ। ठीक है, और उस रिव्यू का ना मेरे को अचानक मैं अपने कंप्यूटर में चेक कर रहा था, तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस मिले पिछले 2 से 3 साल के। ठीक है, 2 साल के 3 साल के क्वेश्चंस मिले, बट वो चीज़ें ना एक्यूरेट सीक्वेंस में नहीं है। जैसे एग्जैक्टली रागा में क्या आया, पूरा 1 2 3 इस तरीके से ऑर्डर में नहीं मिलेगा। इंग्लिश में जैसे 1 से 20 तक के सवाल ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे करके ढेर सारे क्वेश्चन है मेरे पास। वो सारे अगर आप कहो तो मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, और उसके आप नोट्स भी बना सकते हो, और उसकी PDF भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपकी राय की जरूरत है, क्या उस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए? कमेंट सेक्शन बताओ, रिकॉर्डेड डाल दूंगा। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए सर्च करो @Gmail नहीं भाई, @A to Z स्टडी। ठीक है, टेलीग्राम पे ऐसे सर्च करो, आपको मिल जाएगा, और सारी PDF आपको वहीं पे मिलते जाएंगी। ठीक है ना, जो होंगी तो आप कमेंट में बताओ। और आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप वाई ग्रुप की मॉक टेस्ट के बारे में सोच रहे हो तो 29 जुलाई से पहले इसको बाई कर लो। 29 जुलाई से पहले जस्ट 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। और एग्जैक्ट अगर 29 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद बाई करोगे तो फिर इसकी प्राइस 130 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आप इसको बाई करो। और इस मॉक टेस्ट के अंदर है एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट मॉक टेस्ट। और ये कहाँ मिलेगी? तो A to Z स्टडी ऐप पे डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस मॉक टेस्ट को मैंने बनाया, फुल्ली मेरी बनाई हुई मॉक टेस्ट है, अपने हाथों से। ठीक है, मैंने बनाया है इसको प्रेम से। ठीक है, तो फिर बाई करने में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, या फिर आप में से कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है वाई ग्रुप की, जिसमें कि मैंने कंप्लीट हर एक चैप्टर, मैंने हर एक सब्जेक्ट, इंग्लिश हो चाहे रागा हो, मैंने पढ़ाया अकेले, अखंड अकेले। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट वीडियोज मिल जाएंगी, 40+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, और आपको PDF नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या फिर आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करके खुद से भी बाई कर सकते हो। या फिर आप में से कोई एक्स ग्रुप का सिर्फ इंग्लिश की बैच लेना चाहता है तो इंग्लिश का भी ले सकता है, जस्ट 250 रुपीज़ में। आ जाओ, बहुत ब्रांडिंग हो गया अपना खुद का। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप बहुत प्रमोशन करते हो। भाई करेंगे यार, किसी और का तो नहीं कर रहे ना, अपना कर रहे हैं। हमारा आपका कुछ अलग थोड़ी है। आ जाओ। ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। देखो, मैंने ग्रामर के कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताते जाऊंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ इस क्वेश्चन पे। वैसे भरने का तो आप भर दोगे तुक्का मार के, बट ये क्या कह रहा है ना, ही ऑलवेज, वो हमेशा जो भी करता है ना वो हमेशा करता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जो भी करता है। अब क्या करता है मेरे को पता नहीं। प्रूव्स डैट मतलब ये समझ में आ गया ना कि ये ऑलवेज, वो हमेशा कुछ करता है। जब भी अगर कोई हमेशा करता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये उसकी हैबिट है। मतलब हैबिट को हिंदी में लिख दूं मैं, ये इसकी आदत है। समझ में आ गया? जिसको हैबिट का मतलब नहीं समझ में आया, अगर किसी इंसान के हम आदत को बताना चाहें, हैबिट की बताऊं, हैबिचुअल एक्शंस को बताना चाहते हैं, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर रहता है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर्ब का 5th फॉर्म। ठीक है, या फिर अगर प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ वर्ब का 1st फॉर्म। अब ध्यान से सुनो, ये तो ग्रामर का कंसेप्ट था। अभी मैंने यहाँ क्या बोला, ही ऑलवेज डैश टू प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। वो हमेशा क्या करता है भाई, ट्राइड, ट्राइज, वॉज ट्राइंग, या फिर इज ट्राइंग। मतलब वो कोशिश करता है, प्रूव करने की कोशिश करता है कि अर्थ जो है ना रिवॉल्व्स राउंड द सन, वो सूर्य के चारों तरफ गोल गोल घूमती है। वो हमेशा प्रूव करना चाहता है। तो चाहता है ना, तो ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब का 5th फॉर्म। तो वर्ब का 5th फॉर्म क्या है, ट्राइज। बात समझ में आ गया ना? इस तरीके से ग्रामर के कंसेप्ट को पकड़ो, याद करो, समझ में आएगा। अगला सवाल देखो, हाउ मैनी पेग्स ऑफ वाइन डैश यस्टरडे। अब मतलब बोल रहे ना, शराब के कितने पैग लगा लिया तुमने कल।
अब जब भी किसी सेंटेंस में कोई एक वर्ड ऐसा आ जाए, यस्टरडे, एगो या फिर लास्ट, तो 99% केसेस में क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होता है। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस आ गया तो मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। कब लगेगा, जब वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव ना हो, तो मतलब वो सवाल ना पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क ना हो। लेकिन जब WH फैमिली या फिर हाउ, व्हेन, इस सब वर्ड से स्टार्ट हो जाए सेंटेंस, तो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब भी इंट्रोगेटिव आ जाए तो डिड प्लस में V1 लगता है। और हमेशा याद रखना, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट में है। तो ये क्या है ना, हाउ मेनी पैक्स ऑफ वाइन डिड यू ड्रिंक यस्टरडे। बात समझ में आ गया। चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर कह रहे हैं, देखो ये एक्चुअली इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और मैंने पैसेज हटाया है ना जो क्वेश्चन, उसके जगह पे वन वर्ड और कॉमन इंटर भर दिए हैं। आगे देखो कह रहा है, आई वाज वाचिंग टीवी व्हेन शी डैश इन। ठीक है, एक सेंटेंस समझना मैं क्या कह रहा हूँ। जब भी सेंटेंस व्हेन से जुड़ के आया हो और ऐसा कुछ हो रहा है ना कि कोई काम हो रहा था तब से एक और काम उसके बीच में हो गया, ध्यान से सुनना, कोई काम कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, उसके बीच में कोई और काम हुआ, तो जो काम कंटिन्यूटी के साथ चल रहा होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी, या तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट के बारे में बता रहा हो तो, या फिर प्रेजेंट के बारे में बता रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा। लेकिन उसके साथ अगर व्हेन आ गया है अगले सेंटेंस में, तो व्हेन के साथ ना क्या लगता है भैया, व्हेन के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा अगर पास्ट का है तो। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, केम। अगर यहीं पे वाइल आता, तब ध्यान से सुनना, वाइल आता ना तो वो कंटिन्यूटी को शो कर रहा होता, तो वहां पे क्या होता, ये लाइन क्लियर होता और वाइल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के पहले लगता। ठीक है ना, तो ये सभी चीजों को जरा समझो। आगे कह रहा है कि ईडियम है, ध्यान से देखो, बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। याद दो, अगर आपको नहीं याद है तो रटो मत। ऐसे देखो, बी बॉर्न मतलब जन्म लेना, विथ अ सिल्वर स्पून चांदी की चम्मच के साथ जन्म लेना, स्पून इन द माउथ मतलब मुंह में चांदी की चम्मच लिए जन्म लेना। तो देखो दुनिया में कोई भी इंसान, ठीक है, जिंदा इंसान जन्म नहीं ले सकता मुंह में चांदी का चम्मच लिए हुए। ठीक है, बात समझ में आ रहा हो, मतलब जन्म लेते के साथ, इसका मतलब उसका लालन पोषण हो रहा है चांदी की चम्मच से, उसको दूध पिलाया जा रहा है चांदी की चम्मच से। मतलब वो ऑब्वियसली गरीब घर के इंसान को चांदी के चम्मच छोड़ो, स्टील के चम्मच भी कभी कभार नसीब नहीं होता है, तो वो चांदी के चम्मच तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो चांदी के चम्मच के बारे में जब बात करें तो वो अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली। बात समझ में आ गया ना, ऐसे याद किया करो किसी चीज को, ये इसका सही आंसर है। आगे देखो, मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, एक ऐसा इंसान जिसकी कोई भी मतलब वो वैल्यू ना हो एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव पर्सन नहीं होगा, वर्दी फेलो नहीं होगा, अनरिजनेबल पर्सन नहीं, मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका मतलब कोई महत्वपूर्ण, मतलब वो कहते हैं ना कोई महत्व वगैरह ना हो, उसको कहते हैं। आगे देखो, कह रहे हैं टू क्राई उल्फ। एक चीज देखो, क्राई उल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया आया चिल्लाना। आपने लाइफ में एक बार कभी ना जब आप जिंदा होगे एक टाइम पे, तो स्टोरी आपने सुना होगा, ठीक है, बचपन में पढ़ा होगा। एक गांव में एक भेड़िया रहता था, वो बार बार गांव वालों को ना आधी रात को मजाक में चिल्लाता था, जागो जागो भेड़िया आ गया है, भागो भागो भेड़िया हो गया, भेड़िया आ गया। ठीक है, और गांव वाले आते थे, उठ के देखते थे कुछ भी नहीं आया, अपना भेड़ बकरी उठा लेते थे हटाने के लिए। वो पता चलता था कि भाई उसने तो मजाक किया है। उसने 2-4 बार ऐसा किया और एक बार सच में ना भेड़िया आ गया। ठीक है, 2-4-5 भेड़िए आ गए। वो इंसान चिल्लाता रह गया, भाई जागो जागो भेड़िया आया, कोई जगह ही नहीं, अपने अपने मतलब सबने साइड में बांध के भेड़ बकरी सो गए, कोई जगह ही नहीं। सबको लगा कि फिर आज भी ऐसी मजाक कर रहा होगा। हुआ क्या ना, उस दिन उस इंसान की भेड़ बकरियों को भेड़िया ने खा गया। तो फिर क्या हुआ, घाटा किसका गया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सुनो हो ना, वही चीज है। तो उस जो गडेरिया था, मतलब भेड़िया पालने वाला जो भी था, वो बस भेड़िया आया फालतू में चिल्लाते रहता था, है ना, फाल्स का अलार्म देता था। जब जगते हो तो अलार्म सेट करते हो ना, झूठ मूठ का जगा देता था, मतलब टू गिव फॉल्स अलार्म, मतलब झूठ मूठ का ऐसे इंसान को अलार्म दे रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो, टू बी एबव बोर्ड। टू बी एबव बोर्ड का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो हर जगह ईमानदार हो। ठीक है, ईमानदार इंसान। एबव बोर्ड का मतलब क्या होता है, ईमानदार। अगर इसको याद करना तो कैसे पढ़े, ठीक है,
अब मान लो एक तरीके से बोर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक तरीके से समझ लो बोर्ड का मतलब वो जहाँ पे मास्टर जी पढ़ाते थे। अब बोर्ड पे क्या एव बोर्ड, बोर्ड के ऊपर तो चढ़ के पढ़ाएंगे नहीं, मतलब बोर्ड पे सर पढ़ाते थे। अब सर हमेशा क्या होते थे, ईमानदारी रखते थे। तो एक तरीके से याद करो, एब बोर्ड का मतलब जब भी सुनो तो दिमाग में आ जाओ, अच्छा हमारे मास्टर जी जब बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं वो कैसे इंसान थे, ईमानदार थे। तो वो मतलब टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। अब जरूरी नहीं कि बिजनेस डील में ही, बट वो कहीं भी हो ऑनेस्ट हो। तो ऑनेस्ट से रिलेटेड जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा, एग्जाम में भी ध्यान देना। कह रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। मतलब कोई ऐसा चीज जिसको सुन के लगे ना उसके एक या एक से मतलब दो या दो से ज्यादा क्या है सेंस, मतलब निकल के आ रहा है, अर्थ निकल के आ रहा है। जब किसी चीज का एक से ज्यादा अर्थ निकलने लगे, 2 3 4 5 अर्थ निकलने लगे, उसको अस्पष्ट कहते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में कुछ और कहते हैं। मतलब समझ जाओ उसका जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकले ना उसको कहते हैं एम्बिगस, ठीक है। एम्बिगस का मतलब फिर मैं मतलब बता रहा हूँ, मतलब जिसका मतलब ही होता है एक से ज्यादा अर्थ निकलना, दो से ज्यादा अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 9th नंबर कह रहा है वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। अब देखो दो टाइप के सवाल होते हैं, एक तो जो गोज टू अनदर कंट्री, एक होता है ना, मैं बता दूंगा। जब भी गोज टू अनदर कंट्री हो जाएगा ना, तो दो कंट्री बड़ा हमारे देश में फेमस है, एक है इंग्लैंड, ठीक है, एक हमारा अपना इंडिया। तो हमारे देश से लोग इंग्लैंड जाते हैं, गोज जाते हैं। तो जब भी गोज आ जाएगा ना तो ई फॉर इंग्लैंड, ई वाला इमिग्रेंट हो जाएगा। इमिग्रेंट का मतलब होता है ना जाना, ई से अगर होगा तो, और आई से इमिग्रेंट होगा ना, इसका मतलब किसी और कंट्री से अपने देश में आना। तो अब इस चीज में कंफ्यूजन होता है कि कब किसका यूज करें। तो देखो आई का मतलब अपने कंट्री में आना, मतलब इंडिया में आना, इमिग्रेंट। और ये ई से होगा ना इमिग्रेंट, इसका मतलब हो गया इंग्लैंड जाना, ई से, क्योंकि अपने देश में ना कोई जाता नहीं है, अपने देश में आता है कम और दूसरे देश में जाते हैं। जैसे एक सवाल देखो मैं बताता हूँ, इसका तो डी हो जाएगा। एक सवाल मैंने इसलिए सेट कर रखा था, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ठीक है। पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर मतलब एक मतलब है ना फॉरेन लैंड से आ रहा है, ठीक है। मतलब वो कमिंग फ्रॉम फॉरेन लैंड होना चाहिए था, ना कि टू, कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन लैंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि मतलब वो कमिंग आ रहा है ना, समझ जाना इस चीज को लेके, मतलब विदेश से अपने देश में आ रहा है एक तरीके से सेटल होने के लिए। तो उसमें क्या करोगे, आई से इमिग्रेंट कर दोगे आप, क्लियर है ना। याद करने का तरीका था, बाकी कुछ ऐसा ग्रामर के किताब में लिखा नहीं रहता, वोकैबुलरी में याद करने का तरीका मैंने बताया। इफ द पुलिस वुड हैव वर्कड इन टाइम द राइट वुड नॉट हैव ऑकर्ड, ठीक है। अब एक चीज देखो, कह रहे हैं कि अगर पुलिस टाइम पाया होता, जो राइट हुआ दंगा हुआ वो नहीं हुआ होता, ठीक है, ये चीज कह रहे हैं। तो आप ना इफ क्लॉज के साथ अगर हैड लग के आया है तो सेकंड क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव हो जाता है, वुड हैव प्लस में V3 हो जाता है, ठीक है। ये चीज समझ लेना। अगर यहाँ पे हैड आ गया तो आगे वुड हैव होगा। अगर इफ के साथ वर्ब का सब्जेक्ट V2 है अगर, तो आगे सिर्फ क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस में V1 हो जाता है, ये V1 हो जाता है। कहाँ पढ़ोगे आप, कंडीशनल सेंटेंसेस में। अगर आपने पेड बैच लिया तो कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ने के लिए मिलेगा, या फिर यूट्यूब पे जब इंग्लिश की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होंगी उसमें मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब वुड हैव कब होगा, जब इफ क्लॉज के साथ सिर्फ हैड होगा, वुड आना नहीं चाहिए, दोनों साइड वुड हैव नहीं। तो इफ द पुलिस हैव वर्क नहीं, हैड होना चाहिए, ठीक है, तब होगा यहाँ पे क्या होगा, वुड नॉट हैव, ठीक है। ये चीज पहले वाले में वुड हैव के जगह पे क्या करोगे, हैड कर दोगे आप, ठीक है ना। नोट्स बना रहे हो तो बढ़िया होगा। आगे देखो, कोहली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द टूर्नामेंट। अब कोहली ना उन सारे प्लेयर्स में से एक है जो कि टूर्नामेंट्स के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। अब कोहली भैया तो एक है, ठीक है, कोहली के लिए हमने इज यूज किया, लेकिन ये कहना कि वन ऑफ द प्लेयर्स, वो मतलब उन प्लेयर्स में से एक है जो सेलेक्ट किए गए हैं टूर्नामेंट के लिए, जो सेलेक्ट किए गए हैं, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स सेलेक्ट किए गए हैं। तो हु हैज नहीं होगे, बहुत सारे प्लेयर्स के लिए हु हैव होगा, हु हैव बीन सेलेक्टेड, जो लोग सेलेक्ट किए गए हैं उनमें से एक कोहली भी है। तो कोहली का वर्ब तो आ गया इधर, बाकी जो प्लूरल है उनके लिए तो हैव करो, इधर तो हैव आना चाहिए था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। अब सिंगापुर गए तो ठीक है, बट सीनरी का मतलब होता है दृश्य, और सीनरी का कभी सीनरीज नहीं बनता, नाउन में आपने पढ़ा होगा, प्लूरल नहीं बनता है, सीनरी होता है।
IES को हटा के वाई कर दो, सीनरी सिंगुलर हो जाएगा और इसका प्लूरल बनता ही नहीं कभी जिंदगी में, ठीक है। तो ये चीज समझ लेना, सीनरी को बार बार एग्जाम में सीनरीज बना के दिया जाता है। आगे कह रहे हैं शी हैज बॉट अ डोजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अ डोजन ऑफ कॉपीज, ये जो वर्ड है गलत है, अ डोजन ऑफ कॉपीज होता है, ठीक है। अ डोजन ऑफ कॉपीज, एक दर्जन जो भी ये कॉपीज है। अब डोजन, ये मतलब ये क्या होता है, डोजेंस ऑफ कॉपीज लिखो, ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अ डोजन ऑफ कॉपीज और डोजेंस ऑफ कॉपीज का मतलब क्या हुआ। अ डोजन ऑफ कॉपी का मतलब, कॉपीज का मतलब हो गया ना एक दर्जन क्या कॉपीज। अब मैं बोलूं डोजेंस ऑफ कॉपीज, जिसका मतलब हो गया ना दर्जनों कॉपियां। अब कितना दर्जन नहीं पता है, वो अनडिफिनिट कर देता है, अनिश्चित कर देता है। कितनी दर्जन है नहीं पता, कहते ना कि हजारों सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब कितने साल पहले नहीं पता, अब बोलते ना मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए, उस तरीके से डोजेंस ऑफ कॉपीज का मतलब होता है जब डोजेंस के साथ ऑफ आ गया आगे, फिर प्लूरल वर्ब आ गया, तो मतलब वो अनिश्चित हो गया, कितने सारे हैं नहीं पता है। तो जब ये निश्चित है कि एक दर्जन, तो यहाँ पे ऑफ का यूज गलत है, क्लियर जना, ओके। आगे देखो, कह रहा ऑल ही सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटीफुल, आई है लुक एट, ठीक है। दिखने में उसकी जितनी सालियां हैं बड़ा खूबसूरत है। सुन के बहुत सारे लड़कों के दिमाग में लड्डू फूट गया होगा, ठीक है, मेरे को पता है। बट यहाँ पे एक चीज, ठीक है, बाद में फोड़ना लड्डू, अदरवाइज आपका फूट जाएगा किस्मत अगर ऐसा ग्रामर पढ़ोगे तो। सिस्टर इन लॉज नहीं होता भाई, सिस्टर्स इन लॉ होता है। जब बहुत सारी सालियां हो ना तो सिस्टर इन लॉ होता है। ये लॉज में प्लूरल नहीं बनाते, जो मेन वर्ब होता है ना, जो अपना मेन सब्जेक्ट, वर्ब नहीं, मेन सब्जेक्ट जो होता है, नाउन होता है, उसको प्लूरल बताते हैं। जैसे कमांडर इन चिप्स, कमांडर इन चिप्स नहीं होता, कमांडर्स इन चिप होता है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को ध्यान रखो। यहाँ पे सिस्टर्स होना चाहिए था, ठीक है। किस्मत फुटने से मैंने बचा लिया, चलो तुम्हारा शादी हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब होता है भयावह, जिसको देख के घिरना आए, डर लगे, मतलब है ना शौक लग जाए उस टाइप की चीजों को। तो डिटेस्ट भी उसी का एक सिनोनिम है, घिरना हो जिसको देख के, मतलब गुस्सा आ जाए, मतलब भड़काऊ टाइप का चीज। ए इसका सही आंसर है। आगे देखो, सिनोनिम ऑफ पेनफुल क्या हो सकता था, दुखद। अगर डेटेस्ट ना रहे ना तो फिर पेनफुल डाल देंगे, चलता, बट पेनफुल उतना परफेक्ट नहीं है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अगर सारे ऑप्शंस ऐसे लगे कि अपेलिंग के सिनोनिम्स नहीं हो रहे हैं, उस कंडीशन में पेनफुल को रख देना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन पेनफुल परफेक्ट आंसर इसका नहीं है, डेटेस्ट इसका परफेक्ट आंसर है। आगे देखो, सिनोनिम ऑफ कोलिशन, ठीक है। कोलिशन का मतलब होता है साझा करना, टेम्परेरी साझा करना, ठीक है। कैसे लिखते हैं भाई, साझा, जैसे गठबंधन हो जाता है ना दो पार्टियों के बीच में, वही चीज है जब हमारे देश के अंदर हो रहा है, हर स्टेट में एनडीए की सरकार बन रही है, वही अलायंस कर लेना, ठीक है, गठबंधन कर लेना, ओके। बाकी तो सबका मतलब पता है, अमेंड मतलब बनाना, संशोधन करना, एरिड मतलब सूखा, एस्पायर का मतलब पता ही है, दिन भर पढ़ते हो एस्पायर से एस्पायर से। सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट, एब्डिकेट का मतलब सबको पता होगा क्या होता है, कहोगे नहीं, त्याग देना होता है भैया, त्याग देना, त्याग देना। किसको त्याग देना, आलस्य को त्याग देना। तो त्याग दे रहे हो मतलब छोड़ दे हो, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, लीव कर देना, ठीक है ना, करेक्ट आंसर सी हो गया। आगे देखो, एंटोनिम ऑफ रैथ, रैथ का मतलब क्या होता है, रैथ का मतलब होता है ना गुस्सा, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन कैफे वाले पे अभी गुस्सा दिमाग पे साइबर कैफे वाले के बारे में रहना, कब पटक के मारे, एक बच्चे का भी फॉर्म गलत किया, पटक के मारना उनको, ठीक है, वो वाली गुस्सा। तो अब जब गुस्सा है और किसी से हारमनी है, मधुर संबंध है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे ना, वो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हार्मनी का मतलब होता है किसी से मधुर संबंध होना। आगे देखो, एंटोनिम ऑफ फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब क्या होता है, फर्टाइल का मतलब होता है वो जहां पे बहुत ज्यादा उपज हो, उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ। इसको अपनी भाषा में जो भी आप कहते हो, जैसे फर्टाइल का मतलब हो गया उपजाऊ, मैंने पढ़ा अपनी लाइफ में, तो बाकी दूसरी जन्म लूंगा तो फिर बता दूंगा अगर कुछ और होता होगा, तो फिलहाल मैंने इस जन्म में उपजाऊ पढ़ा है। वो भूमि जहाँ पे फसल उग जाते हैं आसानी से, उसका उल्टा क्या होगा, बंजर, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, ठीक है, करेक्ट आंसर है। कमेंट करके बताओ कितना आपने सही किया। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करो टीचर स्टडी ऐप, बाकी पेड क्लासेस के लिए डाउनलोड करो टीचर स्टडी ऐप। अगर इंग्लिश की क्लासेस चाहिए तो डाउनलोड करो टीचर स्टडी ऐप।
कुछ भी प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप करो 7279047787 और इन सब के साथ साथ A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके अपने मार्क्स बताओ।